उन्होंने फिर ये चारों एकदम से मुझे घेर लिए, पकड़ लिए, नोचने खाने लगे। मुझे बहुत सारे निशान थे उस टाइम, बहुत सारे निशान थे। हुआ जो रेप किया मेरे साथ, वो उसके होने के बाद जब मैं, कितने लोगों ने किया था? 4 लोग थे वहाँ पे। चलती गाड़ी से रोड के किनारे एक झाड़ी टाइप से था, वहाँ मुझे फेंक दिया गया। नमस्कार, मैं हूँ सबा खान, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। सरकारें अपनी सरकार बनाने में हार जीत के नशे में इस कदर चूर हैं कि हमारे देश में जो ज़रूरी मुद्दे हैं उस पर बात करने के लिए समय ही नहीं है। सरकार हमारी जिस महिला सशक्तिकरण की, महिला सम्मान की बात करती है, क्या सरकार को खबर नहीं है कि इन्हीं महिलाओं के साथ अनगिनत तादाद में किस तरह से दुष्कर्म हो रहा है, हैवानियत हो रही है? क्या सरकार के पास इसके आंकड़े नहीं हैं? लेकिन रोज़ नए नए कानून बनते हैं, कभी सीए, कभी एनआरसी, कभी यूसीसी, कभी मंदिर तो कभी मस्जिद। लेकिन जो सबसे ख़ास, सबसे ज़रूरी मुद्दा है महिलाओं के आत्मसम्मान का, उस पर सरकारें कब बात करेंगी? हमारे साथ इस वक्त ऐसी ही एक महिला है लखनऊ से, जिनका मैं नाम और चेहरा उजागर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं ये प्राइवेसी का सवाल है। लेकिन इनके साथ 5 दरिंदों ने मिलकर दुष्कर्म किया है, लेकिन अभी न्याय नहीं मिला है। प्रशासन मौन है, प्रशासन के संरक्षण में धड़ल्ले से ये सब कुछ होता है, लेकिन इस भ्रष्ट व्यवस्था पर सरकारें शिकंजा नहीं कसती हैं। मैं आपसे नाम नहीं पूछूंगी, बताइए कि कैसे क्या हुआ आपके साथ? मैम, मैंने पोस्टर देखा था जो जॉब के लिए लगा होता है शनि मंदिर पे। शनि मंदिर से मैंने वो नंबर लिया, उसमें लिखा हुआ था ऑफिस वर्क के लिए, तो उससे मैंने नंबर लिया। फिर मैंने कॉल किया, वो जो नंबर था राकेश नाम से था, प्रतापगढ़। तो मैंने अगले दिन फ़ोन किया उस नंबर पे, मैंने जॉब के लिए पूछा तो उन्होंने बोला वैकेंसी है, आप आ जाना और है ज़रूरत है महिलाओं की। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं आती हूँ। उनसे मेरी कंटिन्यू 1 हफ्ते तक बात हो रही थी, सर आज नहीं आ पाएंगे, कल की आना है। फिर मैं 7 जनवरी को गई थी लखनऊ से, वही 3 बजे निकली थी और वहाँ पहुँच गई थी वही 5:30-6 बजे के आसपास। तो पहले मुझे प्रतापगढ़ के आपको नौकरी की तलाश थी, आपने एक मंदिर पर लगा हुआ पोस्टर देखा वैकेंसी का, ठीक है, फिर आपने कॉल किया उस पर, फिर आपको प्रतापगढ़ बुलाया गया लखनऊ से प्रतापगढ़ के लिए बताया गया। जब मैं यहाँ से निकली हूँ तो मैंने फ़ोन किया कि सर मैं आ रही हूँ, बोले ठीक है। तो उन्होंने, जो राकेश सिंह से मेरी बात होती थी, उन्होंने मुझे एक और नंबर दिया कि अगर मेरा फ़ोन नहीं लगे तो आप इस पे कॉल कर लेना। उसका नाम बताया था पूर्णिमाकांत, ये आके आपको वहाँ रिसीव कर लेगा। फिर मैंने फ़ोन किया, जो उस नंबर पे कॉल किया कि सर आपका नंबर राकेश सिंह ने दिया है। तो बोले अच्छा ठीक है, आप आके कॉल करना। जब मैं पहुंचने वाली थी तब मैंने फ़ोन किया आधे रास्ते से, तब मेरे को बोल रहा है कि आप प्रतापगढ़ नहीं जाना है, मेन लालगंज में उतर जाना, प्रतापगढ़ बहुत आगे है। तो फिर मैं वहाँ उतरी हूँ, तब मैंने फ़ोन किया पूर्णिमाकांत, पहले राकेश को फ़ोन किया, उन्होंने नहीं उठाया, तब मैंने पूर्णिमाकांत को फ़ोन किया। मैंने कहा सर मैं यहाँ आ गई हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ से ये रिक्शा पकड़ के सग्रह सुंदरपुर एक जगह का नाम था, वहाँ आ जाइए, वहाँ हम रिसीव कर लेंगे, वहाँ से ई रिक्शा से आना। तो मैंने वहाँ से ई रिक्शा किया, फिर मैं गई उस चौराहे पे पहुँची, तो फिर मैंने उनको कॉल किया पूर्णिमाकांत को, सर मैं यहाँ आ गई हूँ। उन्होंने बोला मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, और आप, कोई दीपेश करके था, मिश्रा मोबाइल शॉप का नाम बताया कि आप वहाँ पहुँचिए, मैं वहीं पे आपको मिलूँगा। तो मैंने जो नंबर दिया उस पर मैंने कॉल किया, मैंने कहा पूर्णिमाकांत ने आपका सर नंबर दिया है। तो बोले अच्छा हाँ मुझे बताया, आप इधर ही आ जाइए। तो बोले ऑन रोड ही दुकान है, आप आ जाइए, मिल जाएगी आपको। तो जब मैं आई वहाँ पे तो दुकान बंद थी, वो दुकान के बाहर ही खड़ा था, उसका नाम दीपेश था। तो बोला चलो गाड़ी आ गई है। तो मैंने वो वाइट कलर के बोलेरो, बोले वो खड़ी, वही वो आ रही, उसी से चलना है। मैंने कहा सर कहाँ जाना? बोले ऑफिस का जो गेस्ट हाउस है वहाँ फैमिली है, कोई दिक्कत नहीं, आप सुबह ऑफिस चलिएगा, अभी देर हो चुकी थी उस टाइम। तो मैं जब गाड़ी के पास पहुँची हूँ तो उसमें जिससे मेरी पहले पूर्णिमाकांत से बात हुई थी, वो उसमें था, एक जो गाड़ी चला रहा था वो बैठा हुआ था, उसका नाम वो लोग अमित बोल रहे थे। अच्छा, ड्राइवर का नाम अमित था। और ये जो मोबाइल शॉप वाला था दीपेश, वो भी था। ये लोग गाड़ी में बैठे,
तो फिर मेरे को अंदर से घबराहट थी, लेकिन मैंने कहा ठीक है, फैमिली होगी, कोई दिक्कत नहीं है, चल। अब मुझे मैम ये पता ही नहीं था कि वो गांव एरिया में, तो प्रतापगढ़ समझ के गई थी। पहले आपको प्रतापगढ़ बोलकर बुलाया गया कि ऑफिस वहाँ पर है, लेकिन जो पोस्टर लगाया गया था किस जॉब के सिलसिले में लगाया गया था, किस तरह से, कौन सा ऑफिस था वो? वहाँ पे मैंने उसमें ये नहीं लिखा था कि ऑफिस किस चीज़ का है। उन्होंने बोला था यहाँ आप आएंगे तो आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। मुझे मैम बहुत ज़रूरत थी, तो इसलिए फिर मैं गई। तो जब मैं वहाँ गाड़ी में बैठी तो उसमें 3 लोग थे, पूर्णिमाकांत और अमित और जो जिसकी मोबाइल शॉप था वो, चारों गाड़ी में बैठे। फिर बोले गेस्ट हाउस पे छोड़ देता हूँ, वहाँ फैमिली है, आपको कोई दिक्कत। जब मैं वहाँ पहुँची हूँ, पूछा नहीं कि हम तो ऑफिस के लिए यहाँ पर आए हैं, तो गेस्ट हाउस किस लिए जाना है? तो बोले कि गेस्ट हाउस नहीं, मकान जैसा है, वहाँ फैमिली रह रही। अभी देर हो चुकी थी मैम, वही 6:30-7 बज गए थे। तो फिर वो गांव एरिया था, तो घबराहट तो अंदर से थी, लेकिन क्या। उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँची हूँ, वो रास्ता मुझे नहीं पता, जो वो मोड़ है जहाँ से गाड़ी उन्होंने मोड़ा है वहाँ तक मुझे क्लियर है। आगे तक आपके साथ कितने लोग थे? 3 ही लोग थे, वो पूर्णिमाकांत, दीपेश, अमित जो गाड़ी चला रहा था और मोबाइल शॉप वाला। जब मैं वहाँ पहुँची हूँ, उनके जहाँ एक मकान जैसे ले गई, जैसे ही मैंने अंदर एंट्री किया तो मुझे मकान देखा, तो हमने कहा फैमिली होगी। जब अंदर गई तो वहाँ कोई फैमिली नहीं थी। वो जिससे मेरी फर्स्ट टाइम बात हुई थी राकेश सिंह से, सिर्फ वो बैठा हुआ था वहाँ पे। तो मैं डरी, मैं जब वहाँ से निकलने की कोशिश किया तो मुझे अमित ने दबोच लिया। जिस व्यक्ति ने आपसे सबसे पहले बात किया था, राकेश वहाँ मकान में था, उसने नहीं पहले पकड़ा, अमित जो उसका ड्राइवर था। उन्होंने फिर ये चारों एकदम से मुझे घेर लिए, पकड़ लिए, नोचने खाने लगे। फिर मैं कुछ नहीं कर पाई। जब मैंने भागने की कोशिश की, उनके पास एक पिस्तौल टाइप से था, उन्होंने सिर पे मारा। मुझे बहुत ज़्यादा ब्लड आया, मुझे चोट लगी। मेरे आपने भागने की कोशिश की होगी? मुझे बहुत सारे निशान थे उस टाइम, बहुत सारे निशान थे। फिर मुझे नहीं पता, जब मैं ब्लड देखी ना तो मैं बेहोश हो गई। मुझे वहाँ बिल्कुल कोई होश नहीं था। उसके बाद जब मैं कैसे गाड़ी में आई मुझे कुछ भी नहीं पता। जब मैं लखनऊ आ गई, मोहनलालगंज के आसपास, मॉर्निंग वही 4:30-5 बजे की बात है, तो उसमें जो पूर्णिमाकांत था वो नहीं आया, राकेश नहीं आया, दीपेश, अमित और जो गाड़ी चला रहा था, कलश नाम ले रहे थे, कलश गाड़ी चलाओ सुबह हो जाएगी, तेज गाड़ी चलाओ। हाँ, कोई के कानों में आवाज़ जा रही थी? कानों में आवाज़ जा रही थी। मेरा पर्स, मेरा मोबाइल सब उन लोगों के पास ही रह गया, मेरे पास कुछ भी नहीं था। आपके साथ क्या हुआ उस घर में, आपको उसकी भी कोई खबर? हुआ, जो रेप किया मेरे साथ, वो उसके होने के बाद जब मैं, कितने लोगों ने किया था? 4 लोग थे वहाँ पे, राकेश, दीपेश, अमित, पूर्णिमाकांत, 4 लोग थे वहाँ पे। उसके बाद जब मैं वापस ये लोग लखनऊ छोड़ने आए तो जो ड्राइवर था ना, उसने और दीपेश, अमित 2 लोगों ने फिर मेरे साथ लखनऊ से रेप किया? हाँ, लखनऊ में। उसके बाद चलती गाड़ी से रोड के किनारे एक झाड़ी टाइप से था, वहाँ मुझे फेंक दिया गया। मुझे फिर मैंने लोगों से हेल्प ली, मुझे नहीं पता। फिर एक लड़का जा रहा था, उसने मुझे अपनी बाइक पे बैठाया, वहाँ के कोई पूर्व विधायक थे, उनके ऑफिस तक छोड़ा। वहाँ पे काफ़ी लोग, लालगंज में, मोहनलालगंज एरिया था वो। फिर वहाँ से मेरे भाई को फ़ोन किया, मेरा भाई आया, फिर 112 वाले आए, वो लोग मुझे थाने ले गए। थाने से मुझे नहीं पता, मेरे 112 वाली पुलिस पहुंची थी? हाँ, पहुंची थी, मेरे भाई ने फ़ोन किया। उस दौरान जब पुलिस वहां पर गई तो आप ऐसे ही थी? हाँ, मैं वैसे बेहोशी अवस्था में? नहीं, होश तो था, लेकिन हालत बहुत बुरी थी, नाजुक थी? बहुत। मेरे पास सॉल वगैरह कुछ भी नहीं था। तो आपके बदन में स्क्रैच वगैरह, निशान वगैरह थे? मैं बहुत सारे। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले गई, वहाँ पे जो भी बयान हुए मेरे 161 के, तो बाद में भाई ने FIR दर्ज कराया। हॉस्पिटल में रही, 8 से 9 को शाम को आई हॉस्पिटल से, मेडिकल हुआ मेरा सब कुछ। उसके बाद 161 के बयान हुए, 164 के भी बयान हो गए थे। उसके बाद यहाँ से केस ट्रांसफ़र करा लिया उन लोगों ने, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं SP ऑफिस भी जा चुकी हूँ प्रतापगढ़, यहाँ पे भी मैं गई थी, CP ऑफिस, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुकदमा दर्ज हुआ था? हाँ, मुकदमा दर्ज हो गया मैम, 164 पुलिस स्टेशन में, यहाँ मोहनलालगंज में हुआ था। और वहाँ पर आपको उन लोग ने फेंका था? हाँ, उसी एरिया में, मोहनलालगंज। तो अभी कहाँ पर है आपका केस? अभी यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में? वहाँ से कोई लीलापुर थाना है, उन लोगों ने अपने एरिया में करा लिया, जो उनका थाना लगता है। जो दरिंदे थे
उन्होंने अपने एरिया में अपने पुलिस स्टेशन, करीबी पुलिस स्टेशन में, वहीं पे मेरा केस है अभी। और मैं 2 बार गई हूँ, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं की। आपको यहाँ से बुलाया जा रहा है प्रतापगढ़? मैं 2 बार जा चुकी हूँ। यानी ये लोग रहने वाले प्रतापगढ़ के हैं और जो आपके साथ दुष्कर्म हुआ इटौरी ग्राम था, इटौरी सगरा सुंदरपुर जी। अब मुझे यहाँ से प्रतापगढ़ तो मैं नहीं जा सकती। 2 बार होके आ गए, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ मेरे केस में, कुछ भी नहीं हुआ। ये कब की बात है? ये 7 जनवरी 8 तारीख की, 7 जनवरी 7 जनवरी की रात की बात है। और लखनऊ में आई 8 जनवरी को मॉर्निंग में। 1 महीना से ज़्यादा का समय हो महीने से ज़्यादा का हो गया, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। उन लोगों को कोई गिरफ्तारी नहीं, मेरी कोई सुनवाई कहीं भी नहीं है। यहाँ पर जब आपका बयान हुआ था तो क्या बयान हुआ था? ऐसा ही जैसे आप बता रहे? सेम बयान है मेरे जो अभी आपको बताया, यही 164 में, यही मेरे मेडिकल हुआ था? मेडिकल हुआ है मैम। रिपोर्ट है आपके पास? नहीं, मेरे पास तो नहीं है। पुलिस स्टेशन में? हाँ, वहाँ होगी मैम। अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं। मैं फ़ोन करती हूँ। आप क्या चाहती हैं? मैं न्याय चाहती हूँ, जो मेरे साथ हुआ उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। मैं उनको फ़ोन करती हूँ प्रतापगढ़ वालों को, तो वो लोग बोल रहे ट्रांसफ़र हो जाएगा, केस ट्रांसफ़र। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ मेरे केस में। यहाँ से तो ट्रांसफर कर दिया इन लोग ने प्रतापगढ़। हाँ, मैं चाहती हूँ। प्रतापगढ़ में आप बात करती हैं, वहाँ पुलिस स्टेशन में कौन सा पुलिस स्टेशन पड़ता है? लीलापुर थाना। लीलापुर थाना। तो वहाँ पर बोल रहे हैं कि लखनऊ ट्रांसफर कर देंगे। मैंने कहा उनके सर्कल से कहीं और मेरा केस ट्रांसफ़र कर दिया जाए। वहाँ ये महिलाओं की दशा है आज के दौर में। जो सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती है ना, ऐसे होता है। बताइए, धड़ल्ले से खुलेआम इस तरह से दरिंदे हैवानियत कर रहे हैं, खुलेआम बुला रहे हैं, पोस्टर छाप रहे हैं। उन्हें कोई डर नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि जहाँ पर भी केस दर्ज होगा हम अपने एरिया में उसका ट्रांसफ़र करवा लेंगे। हमारे कुछ दबंग, हमारे कुछ तानाशाह लोग बैठे हुए हैं हमको छुड़ाने के लिए, हमें संरक्षण देने के लिए। तो क्या डर है? आप सोचिए कि कितनी हिम्मत वाली हैं। सल्यूट है मुझे इस महिला पर कि इन्होंने इतनी हिम्मत करके आकर मीडिया में हमसे बात किया। लेकिन मेरा सवाल है सरकार से, कब हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी भाई? कब तक हम कैसे काम कर सकते हैं? हम कैसे आ जा सकते हैं कहीं पर? हमारी सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? कि सरकारें सिर्फ अपने हार जीत में ऐसे ही उसी नशे में चूर रहेंगी, हमारी बात ही नहीं करेंगी। रोज नए कानून आते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए कौन सा कानून आता है? इन दरिंदों के लिए, इन हैवानों के लिए कौन सा कानून सरकार बनाती है? इन भ्रष्ट अधिकारियों के लिए, इन भ्रष्ट पुलिस स्टेशनों के लिए कौन सा कानून बनता है? कितनी महिलाएं होंगी आप सोचिए जो खुलकर आकर बात करती हैं, और कितनी महिलाएं बात नहीं करना चाहती हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है। कभी कितनी महिलाएं किडनैप हो जाती हैं, उनके साथ इस तरह से हैवानियत होती है, वो खामोश रहती हैं क्योंकि कभी उन्हें ये लगता है कि वो बहुत पैसे वाला है, कभी ये लगता है कि वो बहुत पावर वाला है, ये भी लगता है कि पुलिस स्टेशन तो रिश्वत वाला है। जी हाँ, बहुत जिम्मेदारी से ये बात मैं कह रही हूँ, रिश्वत वाला है पुलिस स्टेशन हमारा। ये पुलिस व्यवस्थाएं कब सुधरेंगी? कब सरकार इन पर शिकंजा कसेंगी? कब हमारे अधिकारियों का जमीर जागेगा कि हमारे देश की महिलाएं कितनी पीड़ा में हैं, कितनी बेबस हैं, कितनी लाचार हैं? कब इंसाफ मिलेगा महिलाओं को? भी तो ये इंसाफ की भी उम्मीद छूट जाती है कि इंसाफ मिलेगा भी। कितनी महिलाएं हैं दुष्कर्म को अपने अंदर ऐसे दबा लेती हैं, कभी बाहर नहीं निकलने देती हैं, क्योंकि कभी उनको ज़माने का डर होता है, कभी ऐसे पुलिस स्टेशनों में जाने का डर होता है, कभी ऐसे दबंगों के दबंगई, उनके पैसे पावर का डर होता है। हमारी महिलाएं पुलिस स्टेशन जाने से कतराते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि वहाँ सबसे पहले रिश्वत की बात होगी, वहाँ हमारे ऊपर ही उंगली उठाई जाएगी, हमारे साथ ही क्वेश्चन किया जाएगा, हमें ही गलत नज़रिए से देखा जाएगा। मुझसे मैम आयो बोल रहा था कि घड़ियाल के आंसू रो रही हो, आई थी तो तुम्हें नकली आंसू हैं आपके। मुझसे मेरे 5 लोगों ने दुष्कर्म किया, सामूहिक दुष्कर्म, और कोई रो भी नहीं सकता। ये प्रशासन का रवैया है। जिस घर में आई वो घर तुम्हें नहीं पता? मेरे पे आयो ने मेरे को बहुत सुनाया। यहाँ मोहनलालगंज का AK सिंह करके था आयो जो मेरा, उसने मुझे बहुत सुनाया गाड़ी में कि ये घड़ियाल के आंसू रो रही हो। मुझे उसने बहुत परेशान किया, बातों बातों में मुझे बहुत सुनाया उसने। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरी पड़ताल के साथ आप हमेशा बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।